के हुक्मरानों, सुन लो। आज से 25 साल पहले विश्वविद्यालयों में और सारे संस्थाओं में जहां आपने डरा कर लोगों को रखा था, भीम का नाम लेने से लोग डरते थे, आज ये देश चप्पा चप्पा भीम के नारों से गूंज रहा है। चप्पा चप्पा भीम के नारों से गूंज रहा है। आज हम रोहित की जो कोर्ट में कह रहा हूं, सिंगल कोर्ट में आत्महत्या है। आत्महत्या नहीं है, वो एक संस्थागत हत्या है, एक संस्थागत हत्या है। रोहित तो एक सिंबल है, सिंबल। हमारे पास आंकड़े हैं। मैं इस देश के सबसे नामचीन कॉलेजों में से एक शुमार कॉलेज तथा कथित दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदू कॉलेज में मैं पढ़ाता हूं पिछले 19 वर्षों से। मैं एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते गांव के किसान, निर्धन मजदूर, उनके बीच भी जाता हूं और देश के जो बड़े बड़े हमारे दलित साथी हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे जो भी हो, उनके बीच भी जाता हूं। मैंने एक कॉमन समस्या पाया है इनके बीच में कि सब के सब उत्पीड़ित हैं। मंत्री है तो कहता है कि कैबिनेट मिनिस्टर हमको साइडलाइन करके रखा है, अपना सारा बढ़िया डिपार्टमेंट अपने पास रखा है, हमको सिर्फ लाल बत्ती और 4 ऑफिसर दिया है। सेक्रेटरी है तो बोलता है उसका बॉस उसको परेशान कर रहा है। जब जब हम आंदोलन की बात करते हैं, दलित अस्मिता की बात करते हैं, हमारे कुछ साथी फेसबुक पर यह कहना शुरू करते हैं कि गरीबी की बात कीजिए, भुखमरी की बात कीजिए। अरे भाई साहब, भेदभाव मेरे से करो जाति के नाम पे, और जब हम आवाज उठाए तो तुम उससे में दुनिया की सारी समस्या उसी समय तुमको याद आती है। जब बलात्कार के खिलाफ आंदोलन करें तब आके बोलो ना वहां की बेरोजगारी की बात करें, तो नहीं। हम आपकी मंशा समझते हैं कि आप हमारे मुद्दों को गुमराह करना चाहते हैं, इसीलिए दलित उत्पीड़न की जब बात होती है तो आप कहते हैं गरीबी पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए। अरे सब बात हम ही करेंगे तो आप जो बैठे हुए सत्ता की दल्लागिरी करेंगे क्या? सत्ता की दलाली करेंगे क्या? इस देश को हमने बनाया है, हमने पसीनों से और खून से सींचा इस देश को। इस लाल किला, ताजमहल और जितने आप देखते हैं बड़े बड़े 5 स्टार होटल में, पैसे तुमने कहां चलाए, संसाधन तुमने कहां चलाए? हमने अपने खून पसीने से सींचा इस देश को। ये देश हमारा है। आप क्या समझ रहे हैं? हम आरक्षण मांगने आए, आरक्षण हमारी लड़ाई है? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आरक्षण हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है तमाम संसाधनों में हिस्सेदारी की, तमाम संसाधनों में हिस्सेदारी की। और यही इससे भी ज्यादा लड़ाई हमारी आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की। बाबा साहब ने लिखा है, नथिंग इज मोर डिस्ग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन अ लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। हम स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ने आए हैं आपसे। हम इस बार याचना करने नहीं आए हैं। याचना नहीं होगा, अब रण होगा। आप समझ लीजिए, आपको चेतावनी है, चेतावनी है। जो सवर्ण मनुस्मृति, ये खाली सरकार और संस्थाएं होती है। ये मानसिकता है आपकी। सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन आपकी मानसिकता नहीं बदलती है। साथियों, बाबा साहब जिस समय यहां संविधान सौंप रहे थे, उस समय बाबा साहब ने खास बात कही थी कि आज हम बाबा साहब ने कहा था कि आज हम द्वंद्व के युग में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीतिक आजादी तो हमें मिल गई है, हम लोग राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं, एक व्यक्ति एक वोट। लेकिन क्या सामाजिक आर्थिक आजादी जब तक हमें नहीं मिलेगी तब तक इस राजनीतिक आजादी का कोई मतलब है क्या? बाबा साहब ने यह कहा था कि अगर आप इस सामाजिक और
आर्थिक विषमता है उसको दूर नहीं करे तो इस संसद धमाकों की तरह उड़ जाएगा। 70 वर्ष होने आजादी को क्या सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर हुई है? नहीं हुई है, नहीं हुई है। मैं मान्यवर साथी आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्या समझ रहे हैं? पिछले 2-3 दशकों में हमारे साथी पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं का डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। तो ये जो हजारों साल से अपनी दबदबा बना के रखे थे शिक्षण संस्थानों पे, उनके लगता है कि उनकी बपौती और जागीरदारी में हिस्सेदारी हो रही है। इसलिए आपके ऊपर हमले हो रहे हैं। हमला सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं होता है, ये मेंटल वायलेंस होता है, मेंटल वायलेंस। और किस तरह होता है मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा। चप्पे चप्पे पे द्रोण है, हर सांस पे मनु है, और आपको हर दिन हर क्षण हर पल निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अगर आज आप चुप रहे और स्वाभिमान की रक्षा आपने नहीं की तो आप समझिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होंगी। आप जिएंगे जरूर, आप सेटल हो गए हैं अपने लाइफ में 25 साल में ही, लेकिन स्वाभिमान की रक्षा आपने नहीं की तो आप अपने पुरखों की बलिदान की अवहेलना कर रहे हैं। आप भले ही अच्छे पद पे काम कर रहे हो, मर तो गए हैं आप 25 साल में ही, सिर्फ दफनाना 70 साल में बाकी है। साथियों, बहुत सारी बातें कहने को है, बहुत सारी बातें। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 19 वर्ष से पढ़ा रहा हूं और 6 साल मैंने पढ़ाई किया, 25 साल से दिल्ली में हूं। अब मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं कैसे भेदभाव होता है। कि मैं हिंदू कॉलेज कैंपस में रहता हूं, मेरा पहला अपॉइंटमेंट हुआ था। मुझे देखकर वहां को बहुत लोगों को कुप्त होती है, चिढ़ होती है कि रतन लाल आया है, अंग्रेजी भी बोलता है और तर्क भी करता है, आर्गुमेंट भी करता है, किसी से डरता नहीं। तो मैंने कहा कि क्यों डरूंगा भाई, मैंने भी पैसे देके पढ़ाई की है। तो जब मेरे से लोग डरते थे, अब मुझे घर मिला कैंपस में, चिढ़ते थे, तो मैंने अपने कैंपस में बाबा साहब की मूर्ति लगा दी कि लीजिए आपका परमानेंट इलाज करता हूं, मैं परमानेंट इलाज करूंगा। अब देखिए व्यवस्था कैसे काम करती है। हमको चिढ़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए कई बार हमारे घर के बगल में कचरा फेंक देगा, कई बार बाउंड्री घेर देगा, कई बार क्या कंपोस्ट बोलते हैं, कंपोस्ट बनवा देगा। मतलब किसी तरीके से हम घर छोड़ के चले जाएं। इसी तरह से जब एग्जाम की ड्यूटी लगेगी तो हमारे जूनियर मोस्ट जो होंगे, एडहॉक होंगे, उनको 2 घंटे की ड्यूटी मिलेगी, उनको रिलीविंग की ड्यूटी मिलेगी, और मुझे मिलेगा 3 घंटे की ड्यूटी, वो भी सबसे बड़े रूम में। ये सब भेदभाव के तरीके हैं, भेदभाव के तरीके हैं। जब वर्कलोड बनेगा तो मुझे ज्यादा वर्कलोड दिया जाएगा, मुझे ज्यादा काम दिया जाएगा और बाकी लोगों को कम काम दिया जाएगा। मैं कई खत लगातार अपने कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस चांसलर और तमाम जगह लिख चुका हूं, इतनी मोटी मोटी फाइल मेरे पास बन चुकी है। वो समझते हैं कि रतन लाल चुप हो जाएगा, प्रोटेस्ट नहीं करेगा, प्रतिरोध नहीं करेगा, तो अन्यथा सरासर वो गलत सोच रहे हैं। मैं करूंगा और कानूनन जितना काम मेरे हिस्से में है उतना ही करूंगा, बाकी नहीं करूंगा मैं काम। ये आपको मैं आश्वस्त करता हूं। ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की, हर समय डर देता है, सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। कर ना, तू करके दिखा पहले, ये तुम्हारी जागीर नहीं है, ये संसाधन हमारा है, तो कर। हम यहाँ नौकरी करने सिर्फ नहीं आए हैं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं जानता हूं कि डिग्निटी की रक्षा कैसे की जानी है। मैं किसी के प्रोटोकॉल में नहीं आता। मैं प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, मंत्री, प्रधानमंत्री, किसी को सलाम करूं या नहीं करूं ये मेरी इच्छा है। कोई जबरदस्ती मेरे से सम्मान नहीं ले सकता है, इसीलिए लोग चिढ़ते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं, रोहित ने जो शहादत दी, मुझे लगता है कि रोहित ने थोड़ी जल्दबाजी की। ऐसे रोहित हर जगह आपको मिलेंगे, हर संस्थानों में मिलेंगे, जहां लोगों को हर दिन हर पल अपमानित करते हैं लोग, हर दिन हर पल। आप उठिए, खड़े होइए। जब आरक्षण नहीं था इस देश में 50 साल पूर्व, तब भी हम लोगों ने हजारों साल जिया है। हमारे पुरखे किसी तरह गुजारा करके जिए हैं। आरक्षण नहीं है हमारी लड़ाई, वो तो हम लेंगे ही लेंगे। स्वाभिमान की लड़ाई है। आप चुप रहते हैं, उनका हौसला और बढ़ता है, उनको और दबाओ, उनको और दबाओ। साथियों, सवाल है कि जीवन में सबको चाहिए सफलता, मुझे भी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। लेकिन यक्ष प्रश्न यह है, मौलिक प्रश्न यह है कि आप सफलता
किन शर्तों पे हासिल करना चाहते हैं? घुटने टेक कर, रीढ़ निकाल कर, या रीढ़ के साथ स्वाभिमान के साथ सर उठा करके? यह है मौलिक प्रश्न, यह है मौलिक प्रश्न। ये समझते क्या है हुक्मरान, सत्ता के दलाल और हुक्मरान, कि आरक्षण लेके आ गया, चलो तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इनको आना तो है ही। लेकिन तुम आ गए हो तो कोट अनकोट दलित और पिछड़े जैसे दिखते हैं, वैसे तुम दिखो, वैसे बोलो नहीं, सवाल नहीं करो, तर्क नहीं करो, अच्छे कपड़े नहीं पहनो, अंग्रेजी नहीं बोलो, घुटने टेक के रहो। ये लड़ाई हमारे मनोवृत्ति के खिलाफ है, मनुवादी सोच के खिलाफ है। और खासकर अभी मैं देख रहा था, हमारे एक साथी है सुनील कुमार सुमन, वर्धा विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं और युवा तोड़कर और अम्बेडकरवादी हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, धनाधन बोलते हैं। उसी यूनिवर्सिटी के एक सवर्ण मनुवादी वाइस चांसलर ने उनको गलत तरीके से फंसाकर टर्मिनेट कर दिया, सर्विस से टर्मिनेट कर दिया। हाई कोर्ट से सुमन जीत कर आए और हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया, यूनिवर्सिटी के ऊपर जुर्माना लगाया। लेकिन विश्वविद्यालय इनको तो बपौती समझते ना, जागीर समझते हैं। वाइस चांसलर और उनके गुरुओं ने मिलकर फिर से उनके ऊपर जांच समिति बैठाई है, फिर अभी जांच उनकी चल रही है। अरे भाई, चोरी तुम करो, पैसे तुम लूटो, ओबीसी के फंड तुम लूटो, नौकरी में हेराफेरी तुम करो, और हमारे लोग जो आ रहे हो बेईमान है? वो बेईमान है? कोई नहीं है बेईमान, बेईमान आपकी नीयत है। फिर मुकदमा चल रहा है। आज एम्स में एक साथी मिले थे उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, एक डॉक्टर साथी हैं, उनको टर्मिनेट कर दिया है। हमारे लोगों को चुन चुनकर परेशान किया जा रहा है। वैसे वैसे लोग जो खास तौर से बोलते हैं, जो तर्क करते हैं, जो विवेकशील हैं, जो बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बुद्धिस्टों को क्या समझते हैं कि भारत से कोई अपने आप विलुप्त हो गए? नहीं, उनको मारा गया था, उनकी हत्या की गई थी। उसी तरीके से जो लोग हमारे बोलने वाले हैं, हमारे भावी नेता हैं इस समाज के, जो सवाल करेंगे, तर्क करेंगे, उनको चुन कर विक्टिमाइज किया जा रहा है। साथियों, आप ये न समझे कि अगर मुझे आज कुछ हो रहा है तो आपकी बारी नहीं आएगी, आपकी भी आएगी। इसलिए एकता में बल है, उठो, जागो, स्वाभिमानी बनो और लड़ो। साथियों, बहुत सारे वक्ता हैं, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। मैं बिहार मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं। मैंने देखा है विश्वविद्यालयों को मरते। इन लोगों ने जात के हिसाब से संस्थाओं को बांट लिया है, जात के हिसाब से। ये कॉलेज फल्ला जात का कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी फला जाते का यूनिवर्सिटी है। जाके दिल्ली विश्वविद्यालय का हाल देख लीजिए। कोई साथी आरटीआई एक्टिविस्ट है तो जोड़ा मांग ले, वहां से सामाजिक उसका विश्लेषण कर ले। खास तरह की जाति आती है और जहां तहां से पकड़ के उसको नौकरी में डाला जाता है। इन लोगों ने पब्लिक इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट प्रॉपर्टी, देश हमारा, वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, ये नहीं चलेगा। साथियों, मैं तो निकल पड़ा हूं। 4 साल पीएचडी के लिए छुट्टी पे था, वापस लौट कर आया हूं। जिस दिन से आया हूं उस दिन से विश्वविद्यालय प्रशासन, एचआरडी, यूजीसी, सबसे मेरी लड़ाई ही चल रही है। अगर बंगारू एक चिट्ठी लिखता है तो स्मृति ईरानी को टाइम मिल जाता है बार बार लिखने के लिए वहां विश्वविद्यालय को, और मेरी चिट्ठियां, सैकड़ों चिट्ठियां उनके ऑफिस में पड़ी हुई है, यूजीसी में पड़ी हुई है, विश्वविद्यालय में पड़ी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो उल्टे वो चिट्ठियां हमारे चेयरमैन को भेज दी जाती हैं। तो चेयरमैन दिल्ली का एक व्यवसायी है और चेयरमैन समझता है कि हमारा प्राइवेट कॉलेज है, वो हमको पनिश करता है, हमको सजा देता है। और स्मृति ईरानी और वाइस चांसलर वो चुप बैठा रहता है और देखता है। अभी जो वाइस चांसलर है हमारे मित्र हैं, जाकिर हुसैन कॉलेज में उनके साथ मैं पढ़ा चुका हूं। मैंने एक बार फोन किया उनको कि जरा सा ही कॉलेज के कार्यशैली में हस्तक्षेप तो करें। तो बोला नहीं, हम कॉलेज में कुछ नहीं करेंगे, वो हमारे चेयरमैन पुंज साहब हैं, उन्हीं को मैंने सौंप दिया है, वो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। बताइए, वो कॉलेज हिंदू कॉलेज विश्वविद्यालय के नियम कानून से चलेगा, विश्वविद्यालय आयोग के नियम कानून से चलेगा, सरकार के नियम कानून से चलेगा, कि किससे चलेगा? यहां तक कि इस देश की निजी संस्थाएं भी संविधान से पढ़े नहीं है, कानून से बाहर नहीं है। तो ये लोग मिलके हमें, हमारे जैसे लोग को सजा दे रहे हैं। हम तैयार हैं साथियों, हो सकता है बहुत जल्दी आप लोग को विश्वविद्यालय भी आना पड़े, क्योंकि विश्वविद्यालय ही मनुवाद के सबसे बड़े केंद्र हैं। वहां से लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया जाता है। हम लोग लगातार उनको चुनौती दे रहे हैं, लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। इसलिए हो सकता है मुझे फर्जी मुकदमे में मुझे ही फंसा दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। मैं मानसिक रूप से तैयार हूं,
ये समझते हैं कि सबको डरा धमका के सब सुसाइड कर लेगा। नहीं करेंगे, आर पार लड़ेंगे, आपसे आर पार लड़ेंगे साथियों, नहीं सहेंगे। साथियों, काफी वक्त हमने ले लिया है, लेकिन आश्वस्त करता हूं, मैं सोशल मीडिया पे 1 साल से एक्टिव हूं। मैं आश्वस्त करता हूं, कोई भी कार्रवाई होगी, आप सब जुड़े सोशल मीडिया में। ये मीडिया तो, टेलीविजन और अखबार तो ये किनके अड्डे हैं हम जानते हैं। हमने उस पर एक लंबा लेख लिखा था, हंस पत्रिका में छपी थी। इनका सामाजिक विश्लेषण मैंने किया था। तो ये तो हमारी खबर छापेंगे नहीं, ये तो टीवी चैनल चलाएंगे नहीं। 10 लोग आरक्षण के विरोध में एम्स में बैठे हुए थे, तो सारी चैनल वहां लगी हुई थी, और हम लोग सैकड़ों लोग वहां जब जाते थे तो कोई खबर नहीं छपती थी, कोई टीवी चैनल नहीं दिखाता था। उसी तरीके से ये तो दिखाएंगे नहीं, लेकिन सोशल मीडिया हमारे पास सशक्त साधन है। आप आइए और खुलकर लिखिए, आपके साथ जो भी घटनाक्रम हो रही है, जो भी भेदभाव हो रहा है, आप बोलिए। रोग को छिपाएंगे वो दिनों दिन बढ़ता जाएगा। जब तक आप डॉक्टर को रोग नहीं बताएंगे, आपका सही से इलाज नहीं होगा। आप डरिए नहीं। धन्यवाद साथियों। जय भीम। प्रोफेसर